नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। होली के दिन यानी कि 18 मार्च को सिंदरी गौशाला बाजार में शाम को हुई गोलीबारी मामले में धनबाद पुलिस ने एक युवक मणि को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा आज धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल और खाली मैगजीन भी बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया है कि 18 मार्च को होली के दिन सिंदरी गौशाला बाजार में कुछ युवकों ने गोलीबारी की थी, जिसमें ऋतिक गोयल और टिंकू यादव को गोली लगी थी। इस मामले में मणि के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। आरोपी मणि की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करने के लिए सिंदरी गौशाला ओपी प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसके बाद आरोपी मणि को हरिहरपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। को गौशाला थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज घटना घटी थी। उस दिन होली भी था और शाम के वक्त गोलीबारी हुई थी, जिसमें दो व्यक्ति टिंकू यादव और रोहित शनि को गोली लगी थी और गंभीर रूप से दोनों घायल हुए थे। क्योंकि ये बीच बाजार की घटना थी और काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, आप लोगों का भी काफ़ी अटेंशन इसने लिया था। हमारी टीम इसमें एसडीपीओ सिंदरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी और इस टीम ने तुरंत 24 घंटे के अंदर जो एक अभियुक्त था वो पकड़ा गया और दूसरा ऋतिक गोयल 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया। दूसरा जो मुख्य अभियुक्त था जिसने गोली चलाई थी, मणि उर्फ मणिकेल बेंजामिन, इसको पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई है और हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और पूर्व में एक दूसरे को अपने आप को उस जगह का बॉस समझते थे, तो क्योंकि रोहित यादव का घर वहीं था और ये लोग भी अपने आप को बॉस समझते थे, तो उसी में अल्टरकेशन हुआ और गुस्से में आगे गोली चल गई, मतलब जिसको कहते हैं। अभी तक तो ओवरऑल यही पता चला है। मतलब रीज़न जो था वो इंस्टेंट रीज़न था, इंस्टेंट प्रोवोकेशन था और इंस्टेंट प्रोवोकेशन में इस तरह की घटना घटी है। तो इसका जिस घटना का कोई बड़ा क्रिमिनल एंगल नहीं होता है, जहाँ कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है, उसको पता करना, वैसे लोगों तक पहुँचना कभी मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल समय में भी सभी व्यक्तियों तक पहुँचे और सबको गिरफ्तार। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मयूर शेखर झा को नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के रूप में नियुक्त किया है। इस बारे में एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी किया, जिसमें मयूर शेखर झा के अलावा पूर्व शर्मा, नितिन अग्रवाल, मनोज मेहता, पंकज खरबंदा, आभास भटनागर को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। धनबाद सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक टीम आज पंडरा स्थित रेफरल अस्पताल का दौरा की, जहां स्वास्थ्य विभाग ने पूरे अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। सीएस ने कहा है कि बहुत जल्द ये अस्पताल लोगों की सेवा देने के लिए तैयार हो जाएगा। मौके पर विधायक अपर्णा सेन गुप्ता मौजूद रही, जिन्होंने कहा कि इस अस्पताल को शुरू करवाने के लिए वो प्रयासरत रहें। आज विभाग ने अस्पताल के भवन का निरीक्षण किया। अब बहुत जल्द ये अस्पताल यहाँ के लोगों को सेवा देने के लिए तैयार मिलेगा। डॉक्टर्स आए हुए हैं और इसमें भी अभी कुछ कमी मतलब काम बाकी है, वो भी हम लोग सब मिलकर करवाएंगे और जितना भी जल्दी हो ये हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर होगा और जनता का जो भी तकलीफ है वो दूर होगा। इसमें अभी हम लोग और लगे हुए हैं, जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल सेवा। धनबाद के वासेपुर सिटी स्कूल के पास रहने वाले शमशाद आलम के घर पर बमबाजी की घटना घटी है। बमबाजी करने वाले देर रात घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। शमशाद ने मामले की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद धनबाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से एक जिंदा बम भी बरामद किया है। शमशाद ने अपने ससुराल वालों पर बमबाजी का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भाई है इसका, जो करीब 10 साल से शादी हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गया है। इन लोग का फैमिली मैटर में विवाद चल रहा है। इसका जो एक मामा है लड़की का, उसका साफ कहना है कि तुम मेरा भगनी को छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। और ये रामगढ़ में केस चल रहा है, तो केस में कभी भी जाता है तो 2-4 आदमी वहाँ रहता है।
उसके सर द्वारा इसको धमकी भी दिया जाता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो केस, और लड़का जबकि रखना चाहता है लेकिन उसका मामा को साफ करना है, तुम मेरे भगनी को छोड़ दो, नहीं तो तुम हम बर्बाद कर। इसी का अंजाम जो हम लोगों को कल यहाँ भुगतना पड़ा है। जबकि मेरी माँ जो है यहाँ पर थी, हम लोग रात में कहीं से आए थे, तो एक बैग 8:30-11 के बाद में जो है ये बम ब्लास्ट हुआ। जब हम लोग निकले तो हमारे पड़ोसी लोग बहुत आके देखें, और आप लोग भी देखे हैं सामने में है। तो मैं यही आप लोग के माध्यम से चाहता हूँ कि लड़का जबकि इसको रखना चाहता है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या साफ कहना है कि तुम इसको छोड़ो। तो इसके चलते इसको डर है कि कहीं भी इसका कोई भी कांड करवा सकता है, इसका मर्डर भी करवा सकता है उन लोग से, क्योंकि वो लोग जो है नेता है और छवि उन लोगों का दागी है। 2-3 केस उनके ऊपर भी हुआ पहले से। तो हम लोग यही डर है, हमारा फैमिली इसी में दहशत में है कि कभी भी आगे कुछ कर सकता है। तो आप लोग से यही चाहते हैं, आप प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम लोगों को जो है सही सुरक्षा। झमाड़ा में अनुकंपा के आधार पर नियोजन की मांग को लेकर पूर्व झमाड़ा कर्मियों के कई आश्रित लगभग 2 महीने से धरना पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आज धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धरनार्थियों के साथ मिलकर झमाड़ा प्रबंधन के साथ वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही। धरनार्थियों ने बताया है कि हम लोग लगभग 40 दिन से धरना पर हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। आज हुई वार्ता में 120 दिन का मोहलत मांगा जा रहा है, जो कि कहीं से उचित नहीं है, इसलिए हमारा धरना आगे भी जारी रहेगा। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि इनकी मांग जायज़ है, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। हम लोग का 37 दिन हो गया। 37 दिन हो गया। क्या हुई वार्ता आज? वार्ता जो हुआ इसमें लोग 120 दिन का टाइम मांग रहे हैं, और वो भी मौखिक बोल रहे हैं कि 120 दिन का टाइम दे दीजिए, जबकि हम लोग लिखित में हम लोग को समझौता हो चुका है 2017 में कि 2018 में लोग चरणबद्ध तरीके से अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो पूर्व का जितने भी प्रबंध निदेशक माडा में रहे हैं, उनका जो भी निर्णय रहा उसका परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोग फिर से हड़ताल और धरना को स्थगित करने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। हम लोग अभी भी धरना जारी रखेंगे। और हम लोग विधायक जी भी आए हैं, इससे पहले भी विधायक जी मिले थे आपकी मांग? विधायक जी गार्जियन है हम लोग तरफ से बात करने के लिए आए थे, बात किए हैं, लेकिन बात नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली। आज की वार्ता में क्या संतोषजनक आप? आज की वार्ता में संतोषजनक कोई ऐसा पहलू निकल के नहीं आ पाया कि जिसकी वजह से मतलब हड़ताल को तोड़ा जा सके। जो भी है आश्वासन है, लोगों का है कि हमको नौकरी दिया जाए, और हम भी सहमत हैं कि सब लोग माडा के ही स्टाफ के लड़के हैं, जो लोग मृतकर्मी हैं उनके बच्चे हैं। इन लोग भी बेचारे काफ़ी दिनों से, करीब 12 साल से 15 साल से परेशान हैं। इन लोगों को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली है। मेरा भी मत है कि मिलना चाहिए। तब है कि एमडी साहब से हमने 2-3 बार वार्ता किया है। आज इन लोग को एक सामने बात कर रहे हैं। एमडी साहब का मानना है कि ये चूँकि प्रोसेस है, पहले वाली बात नहीं है, अब प्रोसेस है। अनुकंपा समिति में इनके नाम को फाइनल करके पहले तो इनके योग्यता के आधार पर इनको कौन से कैटेगरी में रखना है, कितना वेतनमान में देना है, वो सब तय करके और फिर अनुशंसा समिति को यहाँ से अनुशंसा भेजेंगे अनुकंपा समिति को। फिर वहाँ से फाइनल होकर के तब इनका आएगा, तो फिर हम लोग बहाली करेंगे। तो इस प्रोसेस में एमडी साहब का कहना है कि कम से कम 3 महीना तो ज़रूर लगेगा। तो इसी पे अब बातचीत हो रही है, लड़के लोग को समझा रहे हैं। काफ़ी बड़ा मामला है, और माडा के बारे में है कि माडा अभी थोड़ा सा क्रियाशील नहीं है। तो ये काफ़ी पुराना मामला है, 12 से 13 साल का मामला। इन्होंने बहुत मंचों पर दिया था, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी गए थे। माननीय उच्च न्यायालय का भी ऊपर एक स्पष्ट निर्देश प्राप्त है हम लोग को। तो एक नियमावली होती है हर चीज़ की। अनुकंपा की बहाली कोई सड़क पर तो नहीं होती है, अनुकंपा कमेटी है, उसमें एक प्रक्रिया है, उस पर विचार किया जाता है। तब वो प्रक्रिया के तहत इन पर सुनवाई आगे हम लोग करेंगे। इनको हम लोगों ने पहले भी बताया था, इस लड़कों को बुला के हमने पहले भी कहा था, और इनकी जिद है, जिद क्या इनका अनुरोध है, जिद नहीं कहेंगे, अनुरोध है कि हमको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे थोड़े मिलता है, उसी कमेटी का रिकमेंड होता है, रिकमेंड होने के बाद उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तब अंतिम उसका होता है कि इनका बहाली किस पद पर, कहाँ पर, किस वेतनमान में की जाए। पूरी एक की नियमावली है, उस नियमावली के तहत हम लोग इनको सलाह दे रहे हैं। उस नियमावली के तहत हम लोग करेंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो काम 12 साल में नहीं हुआ तो रोड पर बैठे बैठे तो एक दिन में होगा नहीं, उसकी नियमावली है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट काफ़ी हो रहा है। इस बार हम लोगों ने एज को घटाया है, क्योंकि यहाँ 40 साल 45 साल से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने रिटायर किया है। उसके बाद जो रिक्तियाँ आ रही हैं उसके पद को क्रिएट करके हम लोग अनुकंपा समिति में भेजेंगे। उसके बाद इनकी आगे की कार्रवाई। 26 मार्च से लापता जोरापोखर थाना क्षेत्र की कक्षा 9 की 14 वर्षीय छात्रा मंतसा अजमेरी का शव आज बरारी 1 नंबर छठ तालाब से मिला, जिसके बाद आज
भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने मृतिका के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। इस मौके पर रागिनी सिंह ने कहा कि झरिया की महिलाएं और बच्चियां अब सुरक्षित नहीं हैं। छात्रा की मौत मामले पर जिला प्रशासन से अविलंब दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। ना है ये इनकी बच्ची की बात नहीं है, ये सबकी बच्ची थी। और अपराध अगर हम गिनाने लगे तो एक अपराध नहीं, हजारों अपराध है। और आए दिन झरिया में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत दुखद घटना है और इस पे मैं प्रशासन से और एसएसपी साहब से निवेदन करूंगी कि इस पे जल्द से जल्द इस पे निष्पक्ष जांच हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मैं चाहूँगी कि यहाँ झरिया में जो दशा हुई है, इसी दिन के लिए जनता यहाँ बदलाव नहीं की थी कि आए दिन अपराध चरम सीमा पे है। अगर बताने लगे तो एक दिन भी कम पड़े। आए दिन हत्या, बलात्कार, बमबाजी, लूटपाट और दहशत, हर रोज रंगदारी के लिए बमबाजी। और तो क्यों ना हो, जब यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही यहाँ दहशत फैलाया जा रहा है तो अपराध तो चरम सीमा पे होगा ही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद 4 महीने बाद पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। अब 4 महीने के बाद क्यों बढ़ रही है, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 4 महीनों में 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले थे, इसलिए उस वक्त पेट्रोल की कीमत को स्टैंड बाय में रखा गया था। 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो वृद्धि शुरू हुई है वो 8वें दिन भी जारी रहा। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को भी धनबाद में पेट्रोल में 82 पैसे और डीजल की कीमतों में 83 पैसे की वृद्धि की है। आज धनबाद में पेट्रोल 104 रुपया 16 पैसा और डीजल 97 रुपया 34 पैसे की प्रति लीटर की दर से मिल रहे हैं। चास नगर निगम ने आज एक कार्यक्रम आयोजित कर अपने क्षेत्र के गरीब लोगों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया। इस कार्यक्रम में शामिल 200 लोगों के बीच पीएम आवास का वितरण किया गया। ये सभी बोकारो शहरी क्षेत्र के काला पत्थर एरिया में निर्माण हो रहे हैं। पीएम आवास में रहेंगे। आज 200 लोगों को ऑनलाइन आवेदन के आधार पर आवास आवंटित कर कागज़ दिए गए। इस साल के अंत तक इन लाभुकों को आवास हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आवास आवंटित का कागज़ पाकर लाभुक काफ़ी खुश दिखे। लोगों का कहना है कि हम लोगों का आवास का सपना पूरा हुआ। बहुत खुशी है सर, हम लोग को घर नहीं था, इसके बाद अपना घर मिल रहा, अपना घर, इस वजह से बहुत खुशी है। अपने शब्दों में बयां करूँ तो सोनी देवी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। सोनी देवी, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि राजेंद्र प्रसाद हम लोगों के तक इतनी बड़ी योजना का लाभ पहुंच सकता है। आगे बढ़िए। लेकिन ये आज हकीकत हो गया। सोनी देवी, आज मुझे ये मिल चुका है। खाने के लिए मिल गया, कम से कम भाड़ा बढ़ा रहे हैं। पहले कहाँ रहते? रामनगर कॉलोनी में भाड़ा पर। अब मकान मिलने से कितना खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है। कम से कम महंगाई के दौर में खुद कमा के शायद आवास नहीं बना पाते, इसलिए बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक अपना बोलने का घर हो गया अपना, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या घर नहीं थी? नहीं, अपना घर नहीं। कहाँ रहते थे? क्या प्रभात सोनी देवी, शंकर कुमार। हाँ, किराए। फिजिकली हैंडीकैप्ड सोनी देवी, शंकर कुमार। आपको देना पड़ा सरकार को? अभी तो 5 शहरी का एक इम्पोर्टेंट घटक होता है वर्टिकल 3। इसमें वैसे लोगों को आवास हम लोग उपलब्ध कराते हैं जिनका कोई घर नहीं है, पक्का घर नहीं है और ज़मीन भी नहीं है। वैसे लोगों को हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसमें अलॉट करते हैं। आज का ये कार्यक्रम उसी तरह का है और करीब 200 लोगों ने आवेदन जो दिया था और ये 200 लोगों का आज हम लोग। गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को तीसरी प्रखंड मुख्यालय में
विकलांगता शिविर का आयोजन किया, जिसमें तीसरी प्रखंड के कई गांवों से पहुंचे लोगों ने सरकारी योजना का लाभ लिया। इस शिविर में विकलांग प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाया गया। हालांकि समुचित कागजात नहीं होने के कारण कई लोगों को बैरंग भी लौटना पड़ा, जिसके बाद तीसरी बीडीओ संतोष प्रजापति और सीओ असीम बाड़ा ने इसका विकल्प निकालकर लोगों के लिए राहत देते हुए बिना आवासीय प्रमाण पत्र के कई लोगों को विकलांग प्रमाण पत्र बनाया। ऐसे सभी लोगों को अपना उचित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया है। 2022 को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे तीसरी प्रखंड के 189 गांव के लोगों ने भाग लिए हैं और जो दिव्यांग व्यक्ति सब आए हैं, इसमें हम लोग प्रमाण पत्र इश्यू करने के लिए 3 चीज़ का डायरेक्शन था। एक आधार कार्ड, दूसरा आवासीय प्रमाण पत्र और तीसरा था कि 2 स्पष्ट फोटोग्राफ चाहिए जिसमें दिव्यांगता प्रमाण स्पष्ट रूप से झलकता हो। यहाँ पर ये समस्या आई, लोग तो आए, दूर दराज से लोग आए, बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी आए, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र नहीं था। उसके लिए हम लोग एक विकल्प निकाले कि ठीक है, बगैर आवासीय के भी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन आप 2 दिनों के अंदर में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दीजिए प्रज्ञा केंद्र में। हम लोग उस सूची का आधार, प्राथमिकता के आधार पर हम लोग विदिन ए वीक उसका हम लोग निष्पादन कर देंगे, तब आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसे तीसरी के नारोटौंड में केंदू के पेड़ से गिरने से एक बच्चा घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में तीसरी सामुदायिक केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने बच्चे को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि साजन कुमार केंद्र के पेड़ पर चढ़ा था। इसी बीच वो असंतुलित होकर ज़मीन पर गिर गया, जिससे उसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।